Ali Baba. हेलो गाइस, दिस इज़ अमरदीप एंड यू वाचिंग नी टॉक्स। गाइस, आज हम कैपेसिटेंस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक यहाँ से शुरुआत तो होता है, बट आज हम क्या देखेंगे, इसके सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर जब और आगे जाएंगे लेक्चर में तो हम क्या देखेंगे, पैरेलल प्लेट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड कैसे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो सीरीज तो हम रेसिस्टेंस में ही पढ़ के आए थे, जैसे कि रेसिस्टेंस में सीरीज क्या था, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस अगर इस तरह से कनेक्टेड है, सेम वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर सेम वायर से कनेक्टेड है तो हम पहचान लेते थे कि ये क्या है, सीरीज में। ठीक है, एक्चुअल जो यहाँ पर सीरीज का मतलब होता था वो ये था कि अगर दोनों में करंट बराबर है तो दोनों कैसा है, सीरीज है। ठीक है, दोनों किस में है, सीरीज में। और पैरेलल रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या होता था कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल जो था वो ये बराबर होता था। ठीक है, R1 R2। तो ये फंडा यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, देखना कैसे, बट यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस, तो सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम कैपेसिटेंस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने पे हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट का फ्लो सेम रहता था, यहाँ पर चार्ज का फ्लो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेम रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज सेम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लो ऑफ चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम नहीं रहता, फ्लो ऑफ चार्ज सेम रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर चार्जेस सेम नहीं होंगे, बट फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहेगा। बट अगर हमारा जो कैपेसिटर है, इसको C1 और इसका नाम C2 दे देते हैं। ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटर जो होता है वो पहले से अनचार्ज है तो इस पर जितना चार्ज स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस पर भी स्टोर होगा। ठीक है, तो और अगर कोई पहले से चार्ज नहीं है तब ये काम होगा, बट पहले से अगर चार्ज होगा तो इन दोनों पे चार्ज का क्वांटिटी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ की चार्ज में बी सेम। ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां पर फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम रहेगा। अब देखना, फ्लो ऑफ चार्ज सेम है तो, और मान के चल रहे हैं हम कि अभी सब पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज भी सेम है। ठीक है, मींस कि मैक्सिमम हमारा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब अनचार्ज कैपेसिटर ही रहते हैं, तो हम ये मान के ही चलते हैं कि जो हमारा चार्ज हुआ, ठीक है, जो इस पे चार्ज होगा वही इस पे भी चार्ज होगा। तो देखना, फ्लो पे चार्ज सेम है तो जितना चार्ज इस पे स्टोर होगा उतना ही चार्ज इस पे भी स्टोर होगा। ठीक है, तो चार्ज स्टोर्ड है, इस बैटरी का पोटेंशियल भी मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो V2। अब देखना, अगर हम V को लिखें, टोटल पोटेंशियल लिखें तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 लिखेंगे। अब V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 का वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CQ डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2, यही तो लिखेंगे। तो V1 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1 एंड V2 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C2। और यहाँ पर V का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लोन तो Q ही है और यहाँ पर C की जगह क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ से Q कटा तो हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया,
1/C1 प्लस 1/C2। तो ये होता है क्या, जब कैपेसिटर हमारा सीरीज में कनेक्ट है तो ये रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहता था तो हम डायरेक्ट वहाँ करते थे R1 प्लस R2, बट कैपेसिटेंस अगर यहाँ सीरीज में है तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर लो। अब यहाँ पर V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो V1 अगर लिखे तो V, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/C है, मीन्स कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/C है। इसका मतलब कि अगर हम V1:V2 करें तो क्या आएगा, Q/C1 Q/C2, Q से Q कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/C1 और 1/C2। ठीक है, तो देखो अगर हमने पोटेंशियल का रेशियो लिया तो वो 1/C के रेशियो के बराबर ही है। ठीक है, अगर आपको V1 का रेशियो चाहिए तो वो जो होता है वो C1 और V1:V2 का रेशियो चाहिए तो वो 1/C1 1/C2 के रेशियो के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से अगर हम V1 लिखना चाहें तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर से, अब ये तो प्रोपोर्शनलिटी वाला काम हो गया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें यहाँ अगर V1 निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट अगर V1 निकालना है तो अगर V1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, C2। ठीक है, देखो अगर हम V1 निकालना है तो इसका कैपेसिटेंस लेंगे ऊपर। ठीक है, C2 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। उसी तरह का अगर हमें V2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, C1 इंटू V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी की सारी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर लॉ। पोटेंशियल कैसे डिवाइड करता है, 1/C के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में ये हमेशा याद रखना कि चार्ज फ्लोन सेम होता है। चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज रहा पहले से कैपेसिटर तो चार्ज सेम नहीं होगा, और अगर अनचार्ज था कैपेसिटर तो चार्ज हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और पोटेंशियल डिवाइडर लॉ कैसे पोटेंशियल डिवाइड करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पर जो अभी यहाँ पर इसका V1 का रेशियो देखा, ये भी आप अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद करते कर सकते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ड्राइव कर लेंगे अगर ये याद रहा तो। ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो V1 को लिखना हुआ तो C2 V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, V2 को लिखना हुआ तो यहाँ पर C1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, दो के लिए तो हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा दो कैपेसिटर को लेके ही अधिकतर क्वेश्चन फ्रेम रहते हैं। ठीक है, तो ये था सीरीज कनेक्शन। अब इसी की तरह पैरेलल कनेक्शन को देखते हैं। देखो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है कि ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब पैरेलल में तो सबको पता है, जैसे रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या था, पोटेंशियल सेम रहता था, यहां पर भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, भी बैटरी का पोटेंशियल भी। तो देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में कनेक्ट होने से होगा क्या कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, इच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होने के लिए उसके पीछे रीजन क्या है कि चार्ज डिवाइड करेगा तभी तो पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि C1 का वैल्यू तो अलग अलग है तो Q1 का वैल्यू भी अलग अलग होगा, तभी तो पोटेंशियल जो होता है वो सेम होगा। इसका मतलब कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पर Q1 चार्ज गया, इसको Q2 चार्ज गया, और इसको कितना चार्ज गया, Q3 चार्ज गया। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पर क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर जो डिवाइड करता है वो क्या करता है, चार्ज इज डिवाइडेड। वहां पर पोटेंशियल डिवाइड करता था कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ पर चार्ज डिवाइड करेगा। देखो Q चार्ज तो यहाँ से फ्लो किया, बट यहाँ पर गया कितना, Q1, इसमें कितना गया, Q2, इसमें कितना गया, Q3 गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज होता है वो डिवाइड करता है।
अब टोटल चार्ज तो हमारा कांस्टेंट है, मीन्स टोटल चार्ज तो हमारा कंजर्व्ड है, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर कंजर्व है तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो लिख सकते हैं। अब Q1 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 V1 C1 V, सबके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V ही है, ठीक है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना V, तो C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। और यहाँ हम Q का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। अब यहाँ V से V कट गया और हमारे पास C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैपेसिटेंस में क्या होता है कि रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट चलता है। पैरेलल में देखो रेसिस्टेंस जैसा सीरीज में कनेक्शन होता था, वहीं पर उसी तरह जो था वो ये पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। पैरेलल में इसका कनेक्शन कैसा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 है, ठीक है। तो ये होता है C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज डिवाइडर लॉ, चार्ज डिवाइडर लॉ, ठीक है। चार्ज डिवाइडर लॉ कि ये चार्ज किस रेशियो में डिवाइड हुआ। देखो अगर हम चार्ज का रेशियो लिखें Q1 इस टू Q2 इस टू Q3 लिखें तो इस देखो तो Q1 का वैल्यू कितना आएगा, C1 इस टू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सारा का सारा V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बच क्या जाएगा, C1 इस टू C2 इस टू C3। मीन्स कि चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से अगर हमें Q1 का वैल्यू लिखना है तो देखो क्या लिखेंगे, Q1 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q यहाँ पर जितना चार्ज निकला Q इंटू C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। Q2 का वैल्यू लिखना है तो Q2 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, Q इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। और Q3 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देख रहे हो कैसे हमने पूरे आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ये जो होता है वो किस तरह पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है। तो हम इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, पोटेंशियल सेम होता है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, पैरेलल कनेक्शन में चार्ज होता है वो डिवाइड करता है। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट हम C1 प्लस C2 प्लस C3। चार्ज डिवाइडर लॉ ये कहता है कि चार्ज जो होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड करता है। इसलिए अगर हम Q1 का वैल्यू लिखेंगे तो Q जितना चार्ज यहाँ बैटरी से निकला Q इंटू C1 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस। यहाँ पर भी अगर Q2 निकालना है तो यहाँ पर C2 और Q3 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, C3 आएगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना चार्ज कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको एक याद रहा तो सब तो अपने आप से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का काम चलता है। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये 2 माइक्रोफेराड का है, ये भी 2 माइक्रोफेराड का है, ये भी 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और ये भी 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर दिया है। ये पॉइंट बोला A और ये B, ठीक है। तो हमें क्या बोलता है, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच क्या फाइंड आउट करिए, C इक्विवेलेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करके देना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो A एंड B के बीच में हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करें। अब यहां पर ये देखो कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये तीनों कैपेसिटर कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम यहां पर अगर C इक्विवेलेंट निकालना चाहें, इसके लिए C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से सर्किट को रिड्यूस करते हैं। देखो सर्किट को रिड्यूस कैसे करते हैं, एक तो हमारा 2 वाला बच गया, ठीक है, 2 माइक्रोफेराड, और यहां पर इन तीनों को कंबाइन करके जो यहां पर C इक्विवेलेंट आया वो हम लिखेंगे। तो देखो इन तीनों को कंबाइन करोगे तो कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट, 1/C डायरेक्ट करते, ठीक है, 1/C इक्वल टू
1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से अगर हम c का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो c का वैल्यू देखो कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट ये है कि मान लो कि अगर देखो हमने यहाँ पर डायरेक्ट, अगर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, यहाँ पर कितना 2 माइक्रोफेराड बाई 3, देखो यहाँ पर कितना कैपेसिटर था, 1 2 3, तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। तो जब ऐसा कंडीशन आए कि इक्वल कैपेसिटेंस जो होता है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या करने का, जैसे कि यहाँ पर देखो मान लो कि यहाँ पर ये C है, ये भी C है, यहाँ पर ये भी C है, यहाँ पर ये भी C है, ठीक है। इस तरह करके मेरे पास 4 कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है C है C है, ठीक है। हमें बोला कि A एंड B पॉइंट के बीच जो होता है वो C इक्विवेलेंट निकाल के दो। तो हम क्या करेंगे, देखो कैपेसिटेंस तो सबका क्या है, C है, तो हम अगर C इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो क्या होगा, C/4 होगा, ठीक है। तो किसी एक का कैपेसिटेंस लिखो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लिखो, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम यहाँ पर लगा सकते थे। तो देखो यहाँ पर हमने वही तो किया, तो एक का, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखो, कितना कैपेसिटेंस है, 1 2 3, उससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो C इक्विवेलेंट होगा वो 2/3 होगा, मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 2/3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा पॉइंट क्या था, A ये और ये B पॉइंट है। अब देखो कि A एंड B के बीच ये दोनों तो पैरेलल में आ गया, ये भी A से B के बीच में कनेक्टेड है, ये भी A से B के बीच में कनेक्टेड है, मींस कि अब ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 करेंगे, ये तो करेंगे। तो C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड, C2 का वैल्यू 2.3 माइक्रोफेराड। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8/3 माइक्रोफेराड। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो देखा किस तरह से हमने किया यहाँ पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस से, क्योंकि हम रेसिस्टेंस पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो करंट में जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा सीरीज में और पैरेलल में, तो वो दिमाग में जब तक घूमते रहता है तब तक यहाँ पर से हमें कंफ्यूज करते रहता है, ठीक है। सीरीज के जगह कभी हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल के जगह कभी उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, बट वो सही होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने इस सवाल को किया। सबसे पहले ये सीरीज में था तो सीरीज में इसको रिड्यूस किया तो इतना आया, फिर जो था हमने पैरेलल में था, पैरेलल में रिड्यूस किया तो इतना आया, ठीक है। अब हम एक और सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल ये है कि हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये है, ठीक है। A एंड B पॉइंट के बीच हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। अगर इसका कैपेसिटेंस C 6 माइक्रोफेराड है, ये भी 6 माइक्रोफेराड का है, ये भी 6 माइक्रोफेराड का है, ये भी 6 माइक्रोफेराड का है और ये 5 माइक्रोफेराड का है। तो हमें क्या बोला, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा कंडीशन लग रहा है। यहाँ पर C1:C2 करोगे तो 1 आएगा और इधर करो C3:C4 करोगे तो कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो रेसिस्टेंस में कैसे करते थे, रेसिस्टेंस में जब व्हीटस्टोन ब्रिज आता था तो ये वाला कैपेसिटी, वो तो बीच वाला रेसिस्टेंस हमारे कोई काम का नहीं रहता था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर ये वाला रेशियो मीन्स कि C1:C2, C1 डिवाइडेड बाई C2 इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाई C4 हो गया, तो यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये वाला अगर कोई काम का नहीं है तो इसको हटा दो और अब क्या करो, अपना सॉल्यूशन करो। तो अब अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो अब हमारा फाइनली सर्किट कैसा हो गया, ये हमारा फाइनल सर्किट। यहाँ पर 6, यहाँ पर भी कितना 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी कितना 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। माइक्रोफेराड और ये भी माइक्रोफेराड। अब देखो, अब तो सिंपली क्या हो गया, सीरीज और पैरेलल का काम हो गया। ये दोनों आपस में सीरीज में और ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर जो रिड्यूस करके फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में होते हैं। तो करते हैं रिड्यूस। देखो आपस में सीरीज में होंगे,
दो कैपेसिटर है, दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर अगर सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफेराड करेंगे। अभी अभी हमने सीखा था, कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका 3 माइक्रोफेराड आ रहा है तो सेम ही, तो यहाँ पर भी तो सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी तो सेम अरेंजमेंट है, तो इसका भी कितना आएगा, 3 माइक्रोफेराड आएगा। मीन्स कि हमारा जो सर्किट रिड्यूस हुआ वो ये था, यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड और यहाँ पर भी कितना, 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट हमारा क्या था, बी था। अब अगर सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट लिखो कितना है, तो सी इक्विवेलेंट लिखो तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर भी लागू होता है, जो कंडीशन वहाँ पे थे वो कंडीशन यहाँ पर भी होगा। अगर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं है तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो इनवैलिड हो जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर लास्ट में हम 2 अच्छे कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बना के दिया, ठीक है। यहां पे C है, यहां पर भी क्या है, C है, और यहां पर 2C, यहां पर फिर से C, यहां पर फिर से 2C, यहां पर से क्या है, 2C। अब ये वाला पॉइंट होता है वो P है और ये वाला पॉइंट क्या है, Q है। तो हमें क्या बोला, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पर सीरीज और पैरेलल वाला ही काम करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, देखो ये दोनों हमें क्या दिख रहा है, पैरेलल में, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिड्यूस करेंगे 1 by 1 करके रिड्यूस करेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये C × C, तो C इक्विवेलेंट इसके लिए कितना आ जाएगा, C + C, तो 2C। इसकी इसको अगर हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2C आएगा। अब यहाँ पर हम रिड्यूस करके इसका डायग्राम बनाएं अगर, तो हमारे पास डायग्राम ये आ जाएगा। ये हमारा 2C है पहले की तरह से, और ये अभी भी कितना है, C है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2C, और यहाँ पर भी 2C, और यहाँ पर भी कितना है, 2C है, ठीक है। तो देखो अभी हमारा इसको हमने रिड्यूस किया, इसके जगह पे कितना आ गया, 2C आ गया। अब देखो, अब ये सीरीज में, अब ये दोनों फिर से किस में आ गया, सीरीज में आ गया। पहले ये दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल में 2C हो गया, अब ये दोनों सीरीज में, तो अब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट लिखने के लिए देखो कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 1C। तो अब अगर हम इसको रिड्यूस करें, नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, देखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2C प्लस 1/2C, तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2C आएगा, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया शॉर्टकट तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है, और नहीं समझ आया तो आप फॉर्मूले से भी चल सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो कि C इक्विवेलेंट अगर निकालोगे इसके लिए C इक्विवेलेंट अभी हमने कितना निकाला, C। तो अब यहाँ पर अगर सर्किट को रिड्यूस करें तो हमारा सर्किट ये हो जाएगा, ठीक है। A B, ये कितना है, ये C है, और अभी हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो इसको रिड्यूस करने पे आया था C, और यहाँ पर फिर से क्या है 2C, और यहाँ पर फिर से क्या है 2C। अब फिर से देखो, अब हमें सर्किट रिड्यूस करने का उतना जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये दोनों फिर से पैरेलल में, अब ये C पैरेलल में, तो C पैरेलल में कितना होता है 2C होता है, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट, अब यहाँ से इसको रिड्यूस करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं, डायरेक्ट 2C लगाते हैं, ठीक है। अब फिर से देखो 2C पैरेलल में, तो 2C अगर पैरेलल में तो कितना आ गया C इक्विवेलेंट, इन दोनों का C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C ही तो आएगा। तो इसको हमारा फाइनली जो अरेंजमेंट बचा वो कैसा था,
वो ऐसा है, ठीक है। इन दोनों का सी इक्विवेलेंट कितना आएगा C, और यहाँ पर कितना है 2C, और ये पॉइंट कितना है A, और ये पॉइंट कितना है ये B है, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों कैसे है, ये दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस 2C, तो कितना आ गया 3 इंटू C। तो देखो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा आंसर, फाइनली 3C आ गया। फाइनली A एंड B का C इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, वो कितना हो गया 3 इंटू C। तो इसका आंसर कितना है 3C। तो देखा हमने कैसे किया, पहले इसको रिड्यूस किया, फिर मतलब कि 1 बाई 1 करके अगर आप रिड्यूस करते करते चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है इस तरह का अरेंजमेंट हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल है समझ नहीं आता है, ठीक है। तो देखना इसको कैसे हैंडल करते हैं हम। ये B है और ये क्या है, ये A पॉइंट है, ये 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है, और ये जो था वो 2 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि C इक्विवेलेंट निकालो A एंड B के बीच का। अब देखो यहाँ पर क्या पता चल रहा है क्या कि यहाँ पर कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर अलग से तारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पता नहीं चले तो क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन में जब पता नहीं चले तो मार्किंग करो, पॉइंट का मार्किंग करो। ये देखो, ये इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल A है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं तो कोई रेजिस्टेंस है और सिंगल ही वायर है, तो इसका ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका ही पोटेंशियल तो A होगा, ठीक है। इसका इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल B होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल B होगा। अब B से यहाँ चलो, यहाँ पर कैपेसिटर आ गया, या तो A से आप इधर चलो तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, A और B नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ लेट्स D, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। एक A, फिर D और फिर फाइनली B, और सारे के सारे रेसिस्टर को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और जिसको जोड़ देंगे यहाँ पर उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं, पहले इसका बारी, A और D के बीच में 1 माइक्रोफेराड। तो लो हमने A और D के बीच में कितना लगाया, 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा दिया, तो इसका काम हो गया। A और D के बीच में फिर से 1 माइक्रोफेराड का, इसका भी काम खत्म। B और D के बीच में 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर फिर से, इसका भी काम खत्म। अब ये वाला कैपेसिटर देखो A और B के बीच में है, इसकी यहां से तार गया और ये B को कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये A और B के बीच में कितना है, 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखो, अब C इक्विवेलेंट निकालो, बहुत आसान लग रहा है। अब तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, नहीं पता चल रहा है। देखो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इसको रिड्यूस करोगे फिर यहाँ पर जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, और फिर ये पूरा जो था वो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो इसको अगर हम रिड्यूस करें तो इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको रिड्यूस करने पे हमारा जो कैपेसिटर आएगा वो आएगा 2 माइक्रोफेराड, ये तो पहला वाला है, और ये इधर 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड, क्योंकि पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो 1 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड तो कितना हो गया, 2 माइक्रोफेराड हो गया, और ये कितना है 1 माइक्रोफेराड। अब देखो, अब ये दोनों सीरीज में, अब ये दोनों अगर सीरीज में हैं तो हम क्या करें, इसके लिए C इक्विवेलेंट निकालो इन दोनों के लिए। तो C इक्विवेलेंट इन दोनों के लिए निकालोगे तो कितना होगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफेराड आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अगर 2 कैपेसिटर आपके बीच में है, ठीक है। तो देखो एक और फॉर्मूला जो कि रेसिस्टेंस में भी हमें सिखाया जाता है, वो मैं कैपेसिटेंस के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2 ही कैपेसिटेंस है, ठीक है, और आपको बोले कि C इक्विवेलेंट निकालो 2 कैपेसिटेंस के लिए, तो C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये है कि C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। वही काम मैंने यहाँ पर भी किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को C इक्विवेलेंट चाहिए था तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। देखो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C1
इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो कितना आ गया 2/3 माइक्रोफेराड आ गया। तो अब फिर से इसको और रिड्यूस करते हैं, तो देखो ये कितना आ गया, ये है 2 माइक्रोफेराड का ये है, और हमारे पास 2/3 माइक्रोफेराड का एक और आ गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो देखो ये 2 माइक्रोफेराड का और ये कितना 2/3 माइक्रोफेराड का। अब ये 2 माइक्रोफेराड का, ये 2/3 माइक्रोफेराड का आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या करें, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2 माइक्रोफेराड प्लस 2/3 माइक्रोफेराड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो करो, कितना आएगा 8/3 माइक्रोफेराड आएगा, ठीक है। तो देखा कितना आसानी से 8/3 हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है। तो कभी कभी जो पता नहीं चलता कि क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है, तो हम पॉइंट मार्किंग करते हैं। पॉइंट मार्किंग से हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। अब देखो, अब हम दो अपने कॉन्सेप्चुअल सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल ये है कि हमें एक अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है। देखना कितना मस्त सवाल है ये हमें क्या दिया, एक अरेंजमेंट दिया है, ठीक है। इस कैपेसिटर के लिए बोला इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस इसका C1 है, चार्ज इस पे Q1 है, ठीक है। और इसके लिए हमें दिया, इस वाले कैपेसिटर के लिए इसका पोटेंशियल V2, इसका कैपेसिटेंस जो होता है वो C2, इस पे चार्ज Q2, उसी तरह इसका पोटेंशियल V3, कैपेसिटेंस C3, चार्ज Q3, ठीक है। तो हमें तीनों क्वांटिटी बता रखा है। अब हमें क्वेश्चन दिया, बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 फर्स्ट, एंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 फर्स्ट ऑप्शन ये। सेकेंड ऑप्शन ये बोला है कि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 और V1 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। थर्ड Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 एंड V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन ये हमारे पास कि Q2 इक्वल टू Q3 एंड V2 इक्वल टू V3, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा सही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये बोला कि Q1, Q2, Q3 सब बराबर है, तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ बैटरी का पोटेंशियल कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स B मान लेते हैं, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल, यहाँ से चार्ज निकला Q, तो Q इस पे भी जाएगा और इस पे तो जाएगा, तो इस पे कितना आ गया, Q1 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पर ये Q गया तो इसको दो पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा, Q2 और Q3 में, ठीक है। तो अगर दो पार्ट में ये डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ पर Q1, अगर हम Q को लिखना चाहें, Q1 को लिखना चाहें, ठीक है, तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, वो तो Q होगा। तो यहाँ पर देखो Q1 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू, यहाँ पर Q1 चार्ज इस तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q3। Q1 का अगर चार्ज, ये देखो यही चार्ज स्टोर्ड हुआ तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, Q1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q ही तो होगा, जितना चार्ज यहाँ से निकला वही तो इस पर स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब देखो, अब वही चार्ज यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड होना पड़ा, ठीक है। दो पार्ट में जब ये डिवाइड करेगा तो Q2 का वैल्यू अलग होगा, Q3 का वैल्यू अलग होगा, बट ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Q1 का वैल्यू इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, तो ये तो सरासर रॉन्ग हो गया, ठीक है। Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होगा। तो देखो अब दूसरे ऑप्शन को चेक करो। दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, हाँ पहला चीज़ तो ठीक है। अब V के बारे में देखते हैं। अब देखो V इक्वल टू, ये बोल रहा है V इक्वल टू, जो बैटरी का पोटेंशियल V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसको कैसे
पता करेंगे कि ये हमारा सही है कि गलत है। देखो यहाँ से पोटेंशियल निकला V, यहाँ पर कितना है, इसके अक्रॉस है V1, सही है, चलो ठीक है। अब इसके क्रॉस देखो कि ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V2 इक्वल टू V3 ही तो होगा। मीन्स कि अगर इन दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल लिखो तो आप V2 लिख सकते हो या तो V3 लिख सकते हो, ठीक है। बट आप V2 प्लस V3 थोड़े लिख सकते हो। इन दोनों के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल लिखोगे, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल लिखोगे तो V2 इक्वल टू V3 का तो वैल्यू ही बराबर है ना। V2 इक्वल टू V3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जिस इतना मींस कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही तो इसके भी क्रॉस पोटेंशियल होगा। इसका मतलब V2 इक्वल टू V3। तो अगर आपको इसके क्रॉस बोला कि पोटेंशियल बताओ तो आप V2 बताओ या तो V3 बोलो, ठीक है। आप V2 प्लस V3 थोड़े बोल सकते हो। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि V इक्वल टू यहाँ पर या तो V2 लिखेंगे या तो हम क्या लिखेंगे, V3 लिखेंगे, ठीक है। V2 प्लस V3 नहीं लिखेंगे। वो समझ आ गया क्यों? क्योंकि जब हमें पोटेंशियल बताना रहता है तो हम पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जोड़ के हम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब ऑप्शन थर्ड नंबर देखो, ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। हाँ, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ये तो सही है। दूसरा V इक्वल टू V1 प्लस V2, हाँ तो ये भी सही है। अब देखो, अब ये सही हुआ, V इक्वल टू V1, हाँ तो सही है, V इक्वल टू V1 प्लस अब V2, आप V2 यहाँ लिखो, अब ये भी सही है। अब V2 इसके जगह पे V3 भी लिख सकते हो, V इक्वल टू V1 प्लस V3। अब देखो यहाँ पर V2 लिखो या V3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या है, ये ऑप्शन हमारे लिए सही है। अब फोर्थ ऑप्शन को देखो तो फोर्थ, क्योंकि ये सही है तो ये तो गलत ही होगा ना। Q2 इक्वल टू Q3 बोल रहा है, Q2 इक्वल टू Q3। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, ये सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये सेम इसलिए नहीं हो सकता है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है, कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है बट पोटेंशियल सेम है। तो अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग है और पोटेंशियल सेम है तो चार्ज को भी अलग होना पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन टू कैपेसिटर C1 and C2 are connected in series. Assume that C1 is less than C2, then C इक्विवेलेंट इक्वल टू C। तो हमें ऑप्शन ये दिए हैं, सबसे फर्स्ट C इज लेस देन C1 बाई 2। दूसरा ऑप्शन ये है कि C1 बाई 2 लेस देन C, ये है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, C1 is less than C and C is less than C2, and fourth option is C2 is less than C and it is less than 2C2, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखो कैसे काम करें, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमें बोला कि दो कैपेसिटर है, एक C1 है एक C2 है। तो हम क्या करेंगे कि एक C1 का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, C2 का भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, और C2 बड़ा होना चाहिए C1 से, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या कि C1 है हमारा कितना, C1 का वैल्यू 3 मान लेते हैं, एंड C2 का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। C1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू 6। अब देखो क्या करेंगे हम, अब C इक्विवेलेंट निकालते हैं इसके लिए। तो C इक्विवेलेंट निकालो, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 2 है, सीरीज में है, 2 ही, और सीरीज में तो हम क्या करेंगे, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 करते हैं, ठीक है। तो देखो C1 करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ गया हमारा C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसका मतलब C का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब ऑप्शन को मिला के चेक करो। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि C, यहाँ पर जो C का वैल्यू आया, C इज लेस देन
C1/2। अब C1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3/2 करो कितना होगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा। अब बोल रहा है कि C इज लेस देन C1/2, तो ये तो दिख रहा है साफ साफ गलत है। C का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1.5 है, तो 2 बड़ा है कि 1.5 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये कैसा होना चाहिए, C इज शुड बी ग्रेटर देन C1/2। ठीक है, तो ये करेक्ट है, जबकि हमारा जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये तो पहला हो गया गलत। ठीक है, अब देखो हम दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला हमें ये कह रहा है कि C1/2 इज लेस देन C इज लेस देन C1। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि C जो होगा, जो C इक्विवेलेंट आया वो तो आपका वो तो C1/2 से बड़ा होगा। हाँ, तो C1/2 का वैल्यू 1.5 आ रहा था, C का वैल्यू 2 है और C1 का वैल्यू 3 है। अब देखो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है, 1.2 जो होता है 1.5 से बड़ा है, 3 जो होता है वो 2 से बड़ा है, तो ये क्योंकि सही है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया ऑप्शन। आप उसी तरह 3 को चेक करना, 4 को चेक करना, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारा सही तो पहला सेकेंड वाला निकल गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी को इसके और आगे क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।